सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है, किस प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं। व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण के बारे में भी जानेंगे कि व्याकरण क्या होता है। तो चलिए सारी बातों को जानते हैं पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़कर। पाठ 1, भाषा और व्याकरण। मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो मनुष्य के मन में बहुत सारे विचार उठते हैं, भाव उठते हैं। वो अपने मन की बातों को दूसरों को बताना चाहता है, उन तक पहुंचाना चाहता है। तो इसके लिए वो एक साधन का प्रयोग करता है। जिस माध्यम का वो प्रयोग करता है उसे ही भाषा कहा जाता है। पहले चित्र में 2 सहेलियां आपस में बातें कर रही हैं। वे अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट कर रही हैं। दूसरे चित्र में लड़का पत्र लिख रहा है। वे अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम 2 चित्र देख रहे हैं। एक में एक सहेली दूसरी सहेली से बातें कर रही है, उसके मन में जो बातें आ रही हैं वो अपनी सहेली को बोलकर बता रही है। लेकिन जो बच्चों दूसरा चित्र बना हुआ है उसमें एक बच्चा है जो अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट कर रहा है। उपयुक्त चित्र में मन के भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। वे दोनों साधन भाषा हैं। 2 प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। चित्र के माध्यम से हमने देखा, एक बोलकर और दूसरा लिखकर। तो ये दोनों साधन ही भाषा कहलाते हैं। इस हिसाब से जो भाषा की परिभाषा है, भाषा बोलचाल तथा लिखने का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों और भावों को समझते हैं। तो भाषा क्या होती है? बोलकर या लिखकर तो बताई जाती है। बोलचाल तथा लिखने के माध्यम से अपने मन के जो विचार हैं वो दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन होता है और दूसरों के विचारों को समझने का भी साधन होता है। तो एक तरीके से भाषा क्या हो गई? एक आदान प्रदान का माध्यम हो गई। अब आते हैं भाषा के भेद, यानी कि जो भाषा है हमारी वो कितने प्रकार की होती है। भाषा के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार की है। पहली होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। तो जानते हैं इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले आती है मौखिक भाषा। यह भाषा का अस्थायी रूप है। बच्चा सर्वप्रथम इसी रूप को सीखता है। इसके द्वारा बोलकर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। अस्थायी से मतलब है कि ये स्थायी नहीं रहता, क्योंकि हम इसको कोई ऐसा रूप तो प्रदान नहीं करते कि हमेशा जो हमने बोला है वो रहे। ठीक है, इसलिए अस्थायी रूप है। बहुत सारी बातें हम बोलते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं। और लेकिन जो बच्चा होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, इस दुनिया में आता है, तो सर्वप्रथम वो बोलकर ही अपने विचारों को दूसरों के सामने बताता है। सर्वप्रथम वह इसी भाषा को सीखता है। अब आती है दूसरी भाषा है लिखित भाषा। ठीक है, क्योंकि मौखिक भाषा में तो हमने अपने विचारों को कैसे बताते हैं? बोलकर, और दूसरा सुनकर समझता है। लेकिन लिखित भाषा में बच्चों क्या होता है? यह भाषा का स्थायी रूप है। इसके द्वारा भाषा को लिखकर अभिव्यक्त किया जाता है। हमारी किताबें इसका अच्छा उदाहरण है। तो बच्चों जो लिखित भाषा होती है वो भाषा का स्थायी रूप होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने विचारों को संरक्षित रख सकते हैं। हमने जो बातें कही हैं वो आगे जाकर भी हम उनको पढ़कर जान सकते हैं। जो हमारे प्राचीन काल में बहुत सारे विद्वान हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनकी बातें हम किससे जानते हैं? पुस्तकों के माध्यम से ही जानते हैं कि उन्होंने ये कहा था। तो किताब लिखित भाषा का सबसे अच्छा उदाहरण होती है। हम लिखकर अपनी बात बताते हैं और दूसरा पढ़कर समझते हैं। अब आते हैं विभिन्न भाषाएं। भारत हमारा बहुत बड़ा देश है। भारत में अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे तो यहाँ पर राज्य और उनकी भाषाएं लिखी हैं कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। सबसे पहला राज्य क्या है? तमिलनाडु, तमिल बोली जाती है। पश्चिमी बंगाल में बंगाली बोली जाती है। ठीक है, गुजरात में गुजराती, मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है। जम्मू कश्मीर डोगरी, पंजाब पंजाबी, गोवा कोंकणी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, असम में असमिया, केरल राज्य में कौन सी? मलयालम, बिहार में बिहारी और महाराष्ट्र में मराठी भाषा
बोली जाती है। तो आप ये राज्य और उनकी भाषाएं याद कर लेंगे। अब आती है राष्ट्रभाषा, कि हम राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान दिया गया है। देवनागरी, यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो बच्चों, राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा को कहा जाता है जो कि पूरे देश में अधिकांश यानी कि ज्यादातर भाग में बोली जाए। तो ऐसी भाषा हिंदी है, इसीलिए उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हम हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर के दिन। ठीक है, अब आती है भाषा के बाद आती है बोली। विशेष क्षेत्र के लोग प्राय भाषा को विशेष रूप में बोलने लगते हैं। इस क्षेत्र में भाषा को विशेष रूप से बोले जाने वाला रूप बोली के अंतर्गत आने लगता है। तो हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्र हैं, छोटे छोटे क्षेत्र भी पड़ते हैं। तो वहां के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग भाषा को अपने तरीके से, और जो विशेष तरीके से जो वो लोग बोलते हैं उसको ही बोली कहा जाता है। हर थोड़ी थोड़ी दूर पर बोली बदल जाती है, इनकी भाषा को बोलने का तरीका बदल जाता है और यही बोली है। अतः भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जो क्षेत्रीय रूप है, जो क्षेत्रों में बोला जाता है, वही बोली कहलाता है। हिंदी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु स्थान विशेष के लोग उसे अपने विशेष रूप में बोलते हैं, अपने अपने तरीके से बोलते हैं हिंदी भाषा को। हरियाणा के निवासियों के द्वारा बोलने पर यह हरियाणवी, ब्रज के लोगों द्वारा बोले जाने पर यह ब्रज भाषा तथा इसी प्रकार अवधी तथा मैथिली आदि रूपों में देखने को मिलती है। तो अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। जैसे हरियाणा के लोग हरियाणवी तरीके से बोलेंगे, ब्रज के लोगों में हिंदी ब्रज भाषा के रूप में प्रचलित है। इसके अलावा अवधी, मैथिली, ये सभी हिंदी भाषा के ही रूप हैं। अब है हमारा अगला प्रकरण है लिपि। लिपि क्या होती है? लिखित भाषा में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। जब भी हम भाषा को लिखते हैं तो हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ण बनते हैं जैसे, जिससे अक्षर होते हैं, इन सबको ये चिन्ह है, ये ध्वनि चिन्ह है। हमारे मुंह से जो आवाजें निकलती हैं उनको जब हम लिखित रूप प्रदान करते हैं वो ध्वनि चिन्ह होता है और उसे ही लिपि कहा जाता है। तो लिपि क्या है? भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। तो चलिए जानते हैं इन लिपियों के बारे में। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि है बच्चों देवनागरी। कैसे लिखी जाती है? मैं भारतीय हूं। फिर आती है अंग्रेजी भाषा जिसकी लिपि होती है रोमन, आई एम इंडियन। फिर आती है संस्कृत भाषा और उसकी लिपि भी देवनागरी ही है, लेकिन लिखी कैसे जाती है? अहम भारतीय। पंजाबी, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर उल्टा हो गया है, देखेंगे यहाँ पर जो ये ऊपर लिखी हुई है ये उर्दू है जो कि फारसी लिपि में लिखी जाती है, और नीचे जो लिखी हुई है ये है गुरुमुखी। ठीक है, अब आती है हमारी जो अगली भाषा है वो है उर्दू। उर्दू जो कि फारसी लिपि में लिखी जाती है, ये मैंने आपको बताया था ऊपर वाली है। ठीक है, इस तरीके से लिखी जाएगी। अब आता है व्याकरण। हमारा अगला प्रकरण है व्याकरण। जानेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण हमारे लिए सीखना जरूरी क्यों है, व्याकरण के बारे में जानना क्यों जरूरी है? व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना व बोलना सिखाता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने व बोलने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर हम किसी भाषा को अच्छी प्रकार से बोलना, लिखना, सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसके व्याकरण को जानना होगा, व्याकरण के नियमों को सीखना होगा। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम उस भाषा को अच्छी प्रकार से यानी कि शुद्ध रूप से बोलना और लिखना नहीं सीख पाएंगे। इन वाक्यों को पढ़िए। नीरा दूध पीता है, नीरज था गया दिल्ली। आपने देखा कि ये दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं क्योंकि ये व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं है। दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। अगर हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि हम क्या शुद्ध बोल रहे हैं, क्या शुद्ध लिख रहे हैं। जैसे नीरा एक लड़की है तो वो पीता है नहीं हो सकता, क्या आएगा? दूध पीती है। और ये जो नीरज था गया दिल्ली, ये वाक्य ही अपने सही व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखा गया है तो यह अधूरा वाक्य हो रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अब शुद्ध वाक्य इस प्रकार लिखे जाएंगे, जैसे
नीरा दूध पीती है। नीरज दिल्ली गया था। व्याकरण के नियमों को सीखकर ही हम शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना सीख पाते हैं। हम जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है, व्याकरणों के हमें नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण में नियमों की जानकारी बताता है भाषा के क्या नियम है, और इसी के द्वारा हम शुद्ध रूप से बोलना और पढ़ना सीख पाते हैं। अब आते हैं व्याकरण की जो परिभाषा होगी। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना सिखाता है। शुद्ध रूप में बोलना भी, पढ़ना भी और लिखना भी सिखाता है। बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब सिखाता है हमें व्याकरण। अब आते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण का संबंध भाषा से है। किसी भाषा को सीखने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अगर हम किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं तो हमें उसको एक साथ हम ऐसे नहीं सीख सकते, हमें उसकी विभिन्न इकाइयां एक एक करके, मतलब हमें उन्हें उसकी चीजें सीखनी होती हैं। तो जैसे भाषा की मूल इकाई क्या है, वर्ण। भाषा की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों से शब्द तथा शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम सीखते हैं जब कोई भाषा सीखते हैं। इस प्रकार व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। 3 अंग हैं। पहला है कौन सा, वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। क्योंकि पहले हम वर्ण बनाना सीखते हैं, फिर वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य। तो इस हिसाब से हम चलते हैं, तो जानते हैं तीनों के बारे में। पहला है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के ध्वनि चिन्ह, उनके भेद तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। मतलब अर्थात इसमें हम ये सीखते हैं बच्चों कि किस प्रकार से वर्णों की रचना होती है, किस प्रकार से उनको बोला जाता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। अगला है हमारा क्या, शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। यानी कि शब्द किस प्रकार से बनते हैं, उनका निर्माण कैसे होगा, उनके कितने भेद हैं, और ये सारी चीजें हमें बताता है शब्द विचार। नेक्स्ट है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य के अंग तथा उसके भेद आदि पर विचार किया जाता है। मतलब कि वाक्यों की रचना किस प्रकार से होती है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके अंग क्या हैं, इन सब की बात, ये सारी बातें हम वाक्य विचार में सीखते हैं। अब एक बार फिर से पाठ को दोहरा लेते हैं जो हमने पढ़ा है अभी तक। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन, यानी कि भाषा के द्वारा हम अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं, दूसरे के विचारों को समझते हैं। भाषा के 2 मुख्य रूप है, मौखिक और लिखित। 2 प्रकार की भाषा है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लिपि। ठीक है, तो हमने पाठ को अच्छी प्रकार से समझकर पढ़ लिया है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं, क्या पढ़ा क्या सीखा के अंतर्गत। तो सबसे पहले बच्चों हमारे जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं और कार्य आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेना है। स्वयं उत्तर देंगे। एक बार मैं पढ़ देती हूँ प्रश्न। भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा आ जाएगी। भाषा के मौखिक तथा लिखित रूप का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बताएंगे कि लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। लिपि से क्या तात्पर्य, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो भाषा को लिखने का ढंग ही लिपि है, यह आप लिख देंगे। और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं इसके बारे में बताएंगे, और हमारे देश की राष्ट्रभाषा का नाम भी बताएंगे। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के अंगों का वर्णन कीजिए। तो व्याकरण की परिभाषा और फिर उसके तीनों अंगों के नाम आ जाएंगे। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, अधूरे हैं, उचित शब्दों से हमें पूरा करना है। तो चलिए कर लेते हैं। मन की बातों का आदान प्रदान करने के लिए रिक्त स्थान एक माध्यम है। तो मन की बातों का आदान प्रदान करने के लिए जो माध्यम है वो है हमारी भाषा। तमिलनाडु में क्या बोली जाती है, तमिल भाषा बोली जाती है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है हमारा, हिंदी भाषा के रिक्त स्थान रूप हैं। यानी कि हिंदी जो भाषा है वो कई रूपों में, यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बोली जाती है। तो भाषा के विभिन्न रूप हैं। जैसे अगर हम हरियाणा में जाएंगे तो ये हरियाणवी बन जाती है। ठीक है,
कई जगहों पर ये ब्रज भाषा के रूप में, कहीं पर ये अवधी, कहीं पर ये मैथिली के रूप में बोली जाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? क्षेत्रीय रूप को हम कहते हैं बोली। अब है भाषा में बोली जाने वाली किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखो। तो भाषा में बोली जाने वाली 5 भाषाओं के नाम आ जाएंगे हमारी हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, और कौन सी होगी? पंजाबी, गुजराती, उर्दू। तो ठीक है, जो हमारी भाषा होती है उसमें बोली जाने वाली किन्हीं 5 भाषाओं के नाम हमने 5 की जगह 6 लिख दिए हैं। ठीक है, अब है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो शुद्ध रूप देना है इन्हें, तोता पिंजरे पर है। तो यह शुद्ध वाक्य हो गया, तो क्या हो जाएगा? शुद्ध, तोता पिंजरे में है। राम गाना गाती है, तो क्या हो जाएगा? शुद्ध, राम गाना गाता है, क्योंकि लड़का है, लड़की नहीं है। सीता बाजार में जाता है, तो क्या हो जाएगा? सीता, ये लड़की है, सीता बाजार में जाती है। छत पंखा पर है, तो छत क्या हो जाएगा? छत पर पंखा है। ये हो गया। अब है अगला हमारा जो प्रश्न है, दिए गए चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें किस किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो पहला बच्चा लिखने का कार्य कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? लिखित, लिखित भाषा हो गई। फिर है ये गाना गा रही है, तो मौखिक। फिर ये दादी माँ जो बच्चों को कहानियां सुना रही है, तो मौखिक। और बच्चा अखबार पढ़ रहा है, तो ये हो गई लिखित। ये हमने बच्चों कार्य अच्छी प्रकार से समझकर पूर्ण कर लिया है। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से भाषा के बारे में जाना कि भाषा क्या होती है, और व्याकरण के बारे में भी जाना। आशा करती हूँ पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, भाषा की परिभाषा याद कर लेंगे, और भाषा और उनकी जो लिपियां दी गई हैं उनको भी याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।